महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद में एक उम्मीदवार है जिनकी हार के बहुत चर्चे चल रहे हैं, वो है कांग्रेस उम्मीदवार बंटी शेरके। अब बंटी शेरके संविधान चौक पे आने वाले हैं। यहाँ पे वो लोग मीडिया से बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उनके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई और जो उन्होंने एलिगेशंस नाना पटोले पे लगाए हैं उसके ऊपर में भी वो अपना स्पष्टीकरण देने वाले हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, उनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि वो जो 80,000 मत उनको मिले हैं, उन 80,000 मतों से वो क्या लोगों को अभिवादन करते हैं और साथ ही साथ जो इल्ज़ाम उन्होंने नाना पटोले पे लगाए हैं, क्या वो इल्ज़ाम वो साबित भी कर सकते हैं या नहीं। तर पक्षांनी आपल्याला चिन्ह दिलं होतं, सन्माननीय माझे नेते माझे प्रेरणास्थान, म्हणजे आपण जर नसा जरी कापल्या माझ्या तर त्या नसांमधनं रक्त जे आहे ते काँग्रेसचं निघेल, म्हणजे आमच्या रक्तात काँग्रेस आहे। आणि राहुलजी गांधी आमचे काल पण नेते होते, आज पण आहे आणि येणाऱ्या भविष्यात पण आमच्या सर्व युवकांचे ते नेते राहणार आहे। आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया जी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आणली होती त्यांच्यामुळेच मी 2014 साली जे आहे नागपूर शहर युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष बनलो होतो। जर त्यांनी प्रक्रिया आणली नसती तर मी 7 पिढीत जे आहे माझ्यासारखा युवा कार्यकर्ता जो आहे तो युवा कार्यकर्ता कधीच काय म्हणते साधारण परिवारातला कार्यकर्ता हा नागपूर शहराचा अध्यक्ष तो सोडा, विधानसभेचा सोडा, बूथचा अध्यक्षसुद्धा नसता झाला। तर राहुलजी गांधी जे आहे, राहुलजी गांधीमुळेच आपल्याला ही तिकीट मिळाली आणि राहुलजी गांधी यांच्या माध्यमातून म्हणा, खरगे साहेबांच्या माध्यमातून, केसी वेणुगोपालजी यांच्या माध्यमातून ही तिकीट मिळाली। पण तिकीट मिळाल्यानंतर जे आहे चिन्ह मिळालं, पण संघटन जे आहे ते सन्माननीय नाना पटोलेजी आणि त्यांचे नागपुरातले जे शिपे सलार आहे त्या शिपे सलारांनी संघटन काही दिलं नाही। काही कार्यकर्त्यांनी आपल्याला साथ दिली नाही अशी पण चर्चा होती। नाही, कार्यकर्त्यांनी तर सर्वांनी साथ दिली, नेत्यांनी साथ नाही दिली। आणि आता ते नेते म्हणजे कोण आहे किंवा आपल्या याच्यात आपण जर बघितलं तर सन्माननीय नाना पटोलेजी यांनी जे आहे एका पद्धतीने जे कार्यकर्ते होते त्या कार्यकर्त्यांच्या समोर जे आहे गीतेचं पुस्तक ठेवलं और माँ कसम खाओ, गीता की कसम खाओ कि आप बंटी बाबा शिल्के की ताकत बढ़ाओगे नहीं और बंटी बाबा शिल्के और कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है मध्य नागपुर के अंदर में आप खत्म करोगे, अशा पद्धतीने गीतेची शपथच दिली होती। आणि जे कार्यकर्त्यांपासून नेता बनवण्याचं काम जे आहे ते सन्माननीय नाना पटोलेजी साहेबांनी जे बनवलेलं आदरणीय परम आदरणीय नाना पटोले साहेबांनी जे केलेलं आहे, त्या कार्यकर्ते जे होते त्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी नेता तर बनवलं, पण ते नेते जे होते त्या मध्य नागपूरले सन्माननीय नेते समजून चला, ज्यांना म्हणजे आपल्या बूथवरती जे आहे स्वतःचा बूथ ते निवडून आणू शकत नाही, त्यांना महाराष्ट्रातसुद्धा वेगवेगळ्या सेलचं महाराष्ट्राचं अध्यक्षसुद्धा जे आहे नानाभाऊ पटोलेंनी बनवलं होतं। आमच्या काही ताई आहे, त्या ताईंना जे आहे महिला काँग्रेसचं अध्यक्ष बनवलं, पूर्ण निवडणुकीमध्ये त्या गायब होत्या। आणि त्या अगोदर आमच्या एक ताई महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या। यांच्या या नानासाहेब पटोले साहेबांच्या कठोरपणामुळे आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे जे आहे आणि ज्या पद्धतीने संघटन कौशल्य त्यांच्यामध्ये नसून संघटन ज्या पद्धतीने ते चालवत होते त्याच्यामुळे आमची एक मोठी ताई प्रज्ञाताई बडवाई जी तेली समाजाची नेता आहे, तर ती गंजीपेठमध्ये राहते। निवडणूकसुद्धा काँग्रेस पक्षाकडनं 2017 साली त्या लढल्या होत्या, 10,000च्या वरती त्यांनी मतं घेतले होते। निवडणुकीच्या एक दिवसा अगोदर म्हणजे मध्य नागपूरची आपली निवडणूक जी झाली 20 तारखेला, तर 19 तारखेला जे आहे 18 तारखेला प्रज्ञाताई बडवाई जे आहे त्यांनी राजीनामा देऊन त्या भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झाल्या होत्या। मी असं डिमांड करणार नाही, कारण की आता तो जनतेचा कौल जो होता तो जनतेचा कौल हा भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणजे आमचे मोठे बंधू म्हणून 4 वर्षांनी मोठे आहे, आपण त्यांच्या पाया पण पडतो, कारण की आपले ते संस्कार आहे। आणि जसं ज्या पद्धतीने माझे नेते सन्माननीय राहुलजी गांधी, जननेता जननायक राहुलजी गांधी, कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत त्यांनी जी भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो न्याययात्रेच्या माध्यमातून जे आहे प्रत्येक मोहल्ल्यात, प्रत्येक परिसरात, प्रत्येक विधानसभेत, प्रत्येक शहरात, प्रत्येक राज्यात गली बोळ्यापर्यंत जो है मोहब्बत की दुकान उन्होंने लगाई। लेकिन मोहब्बत की दुकान तो उन्होंने लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में, आरएसएस के स्वयंसेवक जो है उनके मन में वो द्वेष की भावना है। तो कहीं ना कहीं पर मैं भी आरएसएस मुख्यालय के वहाँ पर जाकर मैं नतमस्तक होने का विपर्यास जो है किसी और ने किया होगा, लेकिन मेरा नतमस्तक होने का कारण बस इतना ही था कि मोहब्बत की दुकान मैं वहाँ पर जाकर लगाना चाहता हूँ। वहाँ पर जो उनके मन में जो द्वेष है वो द्वेष कहीं ना कहीं पर मैं हटाना चाहता हूँ। जो द्वेष सन्माननीय नाना पटोले जी इनके भी मन में है, क्योंकि वो खुद आरएसएस के एजेंट है। मेरा अभी भी मानना है, कल भी मानना था और आने वाले समय में भी मेरा मानना रहेगा, क्योंकि मोहब्बत की दुकान एक तरफ जो है मेरे नेता सन्माननीय राहुल जी गांधी ये मोहब्बत की दुकान लगाते हैं और एक तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता जो 4,000 वोटों से मात्र पिछले बार के चुनाव हारे थे। तुल्य जनता मागील वर्षी जे आहे मागच्या निवडणुकीमध्ये मला 70,000 मतदान दिलं होतं। आणि आपल्या मध्य नागपूरमध्ये आपण मध्य नागपूरचा जर इतिहास जर बघितला तर 48,000च्या वरती जे आहे मध्य नागपूरतल्या कुठल्याही काँग्रेस पक्षाला उमेदवाराला जे आहे 48,000च्या वरती मतदान कधी भेटलं नाही। आणि सन्माननीय मतदार न म्हणता मी त्यांना देवतुल्य मतदार म्हणीन, मी त्यांना जे आहे त्यांच्या घराला घर न म्हणता मंदिर म्हणीन। आणि मंदिरामध्ये राहणाऱ्या आमच्या विठ्ठल रुक्मिणी जे आहे त्या विठ्ठल रुक्मिणींनी ज्या पद्धतीने यावेळेस मला 80,000 मतदान दिलं, 10,000 मतदान वाढवून दिलं, तर मी जीवनभर त्यांचा ऋणी राहील। आणि त्यांना जो आजपर्यंत मी जो शब्द देत आला त्या शब्दावरती मी खरा उतरलो। कोविडच्या बिमारीमध्ये सुद्धा जे आहे मध्य नागपूरला सन्माननीय जनतेने जे आहे माझ्या सहकाऱ्यांचं काम बघितलं होतं। आम्ही म्हणजे एका हातावरती जीव ठेवून जे आहे आम्ही काम केलं होतं आणि त्यांचं मी जीवनभर ऋणी राहणार आहे आणि त्यांची सेवा जी आहे जीवनभर मी करणार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर पता होगा कि आप ही के मीडिया के माध्यम से जो है ना आपने वो सारी चीज़ें सामने भी लाई थी,
जिस प्रकार से मेरे नेता सम्माननीय राहुल जी गांधी, इनका कहना है, जननेता जननायक राहुल जी गांधी, इनका कहना है कि डरो मत, तो मैं तो डरता नहीं। मेरे नेता का कहना है कि अगर हमारी पार्टी अगर कुछ गलत अगर करती है तो वो गलत करने वालों के ऊपर में जो है आरोप प्रत्यारोप करने का काम राहुल जी के सिपाहियों का है, वो सिपाही हम है। राहुल जी के सेनापति जो है, सेनापति एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नाना पटोले जी है। नाना पटोले जी के सिपे सलार जो है, वो सिपे सलारों ने किस प्रकार से नागपुर में जो है कांग्रेस बर्बाद करने का काम किया है, ये सभी को पता है। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कोई तिजोरी में जो है लाल डायरी लिखी नहीं है, ये सारे लोगों के सामने है। और मैं राहुल जी का सिपाही होने के नाते राहुल जी ने मुझे कहा है, मुझे मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा है कि अगर हमारी पार्टी भी अगर गलत अगर करती है, हमारी सरकार भी अगर गलत करती है, तो हमको जो है हमारे सरकार के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पर उनके ऊपर में उंगली उठाना पड़ेगा। वही उंगली जो है मैंने आपने अगर देखा होगा तो मनसर बॉर्डर के चेकपोस्ट के ऊपर में जब मैं गया तो वहाँ पर जाने के बाद में जिस प्रकार से वहाँ पर धांधली होती थी, ड्राइवरों को मारा जाता था, अवैध वसूली होती थी, वह अवैध वसूली के खिलाफ में मैंने अपनी आवाज़ उठाया था। आवाज़ उठाने के बाद में वहाँ पर जो अधिकारी था, वो अधिकारी नॉन ड्रेस था, यानी वो अपने ड्रेस पर नहीं था, खाकी वर्दी भी नहीं था, वो सिविल ड्रेस पर था, बरमूडा पहनकर था और फेसबुक लाइव में भी है। तो उतना होने के बाद में भी जो है वहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी काम में बाधा निर्माण कर रहे हैं, इनके ऊपर में 353 का गुना दाखिल कीजिए। मेरे साथ में नागपुर शहर के अध्यक्ष तौसीफ खान, मेरा छोटा भाई नयन तरवड़कर जो मध्य नागपुर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, राहुल जी के सिस्टम की वजह से ये लोग चुनकर आए हैं। तो हम तीनों जो साथी है वो 19 दिन जेल में थे और अपनी खुद के सरकार में जेल में थे। तो खुद की सरकार में जेल में रहने के बाद में प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी जो है, उनका कहीं ना कहीं पर यानी पीठ थपथपाना तो छोड़िए, उनका एक सादा कॉल भी नहीं आता है। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में वहाँ से हटने के बाद में मैं देवरी के बॉर्डर पर जाकर अवैध वसूली के खिलाफ में, क्योंकि एक जियाराम नाम का ड्राइवर था, वो ड्राइवर की आपने पोस्ट भी देखी होंगी, 30 मिलियन तक वो पोस्ट भी गई है फेसबुक पर। तो वो जियाराम नामक जो ड्राइवर था बेचारा, वो ड्राइवरों को वहाँ के गुंडों ने मारा हुआ था। हर चेक पोस्ट के ऊपर में गुंडे रखे हुए रहते हैं, अवैध वसूली करते हैं, 60-60, 70-70 लाख रुपए की अवैध वसूली रोजाना होती है। तो देवरी बॉर्डर के ऊपर में जाकर वहाँ पर मैंने सारे नियम निकष का पालन करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए वहाँ पर मैंने अनुमति मांगी धरना देने के लिए देवरी बॉर्डर पर। देवरी बॉर्डर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर आती है और नागपुर से करीब करीब 250 किलोमीटर है। तो मुझे क्या लेना देना था, लेकिन उसके बाद में भी ड्राइवर भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं वहाँ पर देवरी बॉर्डर पर जाकर मैंने वहाँ पर धरना दिया। धरना देने के बाद में वो गृह जिला है सम्माननीय नाना पटोले जी का, सॉरी आरएसएस के एजेंट सम्माननीय नाना पटोले जी का गृह जिला है। वहाँ पर 150 लोगों का हमला बंटी बाबा शेल्के के ऊपर आया था, नयन तरवड़कर के ऊपर आया था। वहाँ पर 7 दिन अनशन पर मैं वहाँ पर बैठा था, वहाँ पर अनुमति नहीं थी। तो वहाँ पर अनुमति नहीं दी, मैं वहाँ से 200 मीटर दूर गया। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार रहने के बाद में, वहाँ विकास आघाड़ी की सरकार रहने के बाद में वहाँ पर अनुमति नहीं दी गई, तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मैं अनुमति लेकर आया। और बॉर्डर पार करने के बाद में, चेक पोस्ट पार करने के बाद में मैंने बाग नदी पुलिस स्टेशन है, आप अगर कभी अगर जाएंगे देवरी चेक पोस्ट अगर पार किया, आप रायपुर की तरफ अगर आप गए तो वहाँ पर बाग नदी पुलिस स्टेशन है, उसके सामने मैं 7 दिन वहाँ पर धरने पे था। और वहाँ पर धरने के बाद में, रहने के बाद में भी नाना पटोले जी के जो गुंडे हैं, यानी उन्होंने जो पाले हुए गुंडे, वो गुंडों के माध्यम से हमला हुआ था। और वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो देवरी में, और देवरी के वहाँ के तहसीलदार ने हमें अनुमति दी नहीं, वहाँ पर थाना जो इंचार्ज था, वो थाना इंचार्ज ने वहाँ पर हमको अनुमति दी नहीं, एसएचओ ने, पीआई ने, पुलिस निरीक्षक ने, उन्होंने अनुमति दी नहीं। मैं तो नियम निकष का पालन करते हुए उनको अनुमति मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति दी नहीं। और रही बात, बंटी बाबा शेल्के मात्र 4000 वोटों से चुनाव हारा पिछले बार 2019 में। 4000 वोटों से चुनाव हारने के बाद में सबसे गंभीर, ये मेरा आरोप नहीं है, ये मैं सिद्ध इसलिए करना चाहता हूँ कि आरएसएस के एजेंट है, क्योंकि 4000 वोटों से अगर समझ लो कोई अगर युवा कार्यकर्ता अगर चुनाव अगर हारता है, या ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी अगर समझ लीजिए कांग्रेसी नेता अगर चुनाव अगर हारता है, तो कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में उनका नाम भी आता है और कांग्रेस पार्टी के पैनल में उनका नाम आता है। सम्माननीय नाना पटोले जी, सॉरी सम्माननीय आरएसएस के एजेंट नाना पटोले जी, इनके माध्यम से जो है इन्होंने मेरा पैनल में नाम तक नहीं दी। जो 3 लोगों का पैनल में नाम जाता है स्क्रीनिंग से लेकर तो सीईसी में, तो इस पर जिम्मेदारी किसकी है? और कहीं ना कहीं पर जो है मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी एक विशिष्ट धर्म के एक बड़े गुरु के ऊपर में अगर समझ लो कोई भी अगर लांछन लगाने का काम अगर करता है, भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, तो वो धर्म के सामने सुरक्षा रक्षक बनकर खड़ा रहने का जिम्मेदारी जो है प्रांताध्यक्ष नाना पटोले जी की थी। लेकिन वो धर्म के समझ लीजिए धर्म गुरु अगर मुस्लिम समाज के थे, इसलिए नाना पटोले जी आगे नहीं आए क्या? इसलिए नाना पटोले जी ने ये जहर जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और आरएसएस के माध्यम से वो लोगों ने जो है ये जहर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में फैलाया गया। मैं जाता हूँ मोमिनपुरा में, अंसार नगर में, डोभी में, तकिया में, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं किले में जाता हूँ, मैं तहसीलदार मस्जिद के पास में मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरे मुस्लिम समाज के जो बांधव है, वो मुस्लिम समाज के बांधव मुझे कहते हैं कि नाना पटोले जी ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी, वो बंटी आरएसएस के एजेंट है क्या? ये मेरा कहना नहीं है, ये सम्मानीय नागरिकों का कहना है। और कहीं ना कहीं पर बराबर है नवेद, ये मेरा कहना नहीं है, आप नवेद को, मोइस को आप पूछ सकते हो। और रही बात कि किसी भी धर्म के अगर समझ लीजिए धर्म के गुरु के ऊपर में अगर इस प्रकार की अगर टीका टिप्पणी आने वाले भविष्य में अगर हुई, और इस प्रकार का विधायक जो है अगर समझ लो सरकार ने अगर बनाया नहीं, कोई भी समाज के धर्म गुरु रहे, तो उसके ऊपर में बंटी शेल्के जो है ना मुखर होकर
मुकर होकर जो है आंदोलन भी करेगा और आने वाले समय में सरकार को दिखा गया भी उनका आईना क्या है। बंटी शेरके ने मीडिया से बात तो की, पर अपनी बातों को वो सही से साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 20 लाख रुपए देवेंद्र फडणवीस के भाई ने उनको ऑफ़र किए थे या किसी को ऑफ़र किए थे प्रवीण दटके को जिताने के लिए। नाना पटोले को वो आरएसएस का एजेंट बता रहे थे और बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, बट उनके पास में सबूत कोई चीज़ का नहीं था। साथ ही साथ में उन्होंने जितने भी इल्ज़ाम नाना पटोले पे लगाए या देवेंद्र फडणवीस पे लगाए, ये अभी तक के वो साबित करने में नाकाम रहे। यहाँ पे भी पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि आपके पास में कोई सबूत है या कुछ है, तो वक्त आने पर सबूत दिखाया जाएगा, ये बोलकर वो अपना पलड़ा झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं बंटी शेरके आगे अपना क्या रुख निकालते हैं, कैसे रुख पे वो पलटते हैं और क्या करते हैं। कई लोग उनको आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, तो कई लोग नाना पटोले को आरएसएस का एजेंट बंटी शेरके खुद बता रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि बंटी शेरके के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।